हाँ, आज हम इस वीडियो में एमएसएन के तहत वायरस बॉर्न डिजीज पोलियो पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक्स होंगे सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, माने पोलियो के स्रोत जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड, उसके क्लिनिकल फीचर्स में कुछ लक्षण रहित माने सिम्टोमेटिक होते हैं, कुछ एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो उसमें नॉन पैरालाइटिक केसेस भी कुछ होती हैं और कुछ पैरालाइटिक केसेस भी होती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। यह वायरस बॉर्न डिजीज कैसे फैलती है? अगर एक व्यक्ति को इसमें संक्रमित कर लिया तो फिर वो संक्रमण दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? तो पहला पॉइंट इसमें बताया गया संक्रमित व्यक्ति का मल, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है, व्यक्ति है, उसके मल में इसके काजेटिव एजेंट पड़े होते हैं और वो किसी तरह से खाद्य सब्सटेंसेस, फूड मटेरियल्स या ड्रिंक माने कंटामिनेटेड वाटर या खाने वाली वस्तुओं में ये पहुंच जाते हैं। और जब व्यक्ति उस कंटामिनेटेड फूड या ड्रिंक को इंटेक करता है, ये सब्सटेंस जब उसके इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो फिर वह व्यक्ति भी संक्रमित हुए बिना नहीं रह सकता। तो पहला जो इसका सोर्स है फैलने का वो क्या है? संक्रमित व्यक्ति का मल। दूसरा है एडवांस स्टेज में संक्रमित व्यक्ति के ये गले में जब इसका इन्फेक्शन पहुंच जाता है या इसके काजेटिव एजेंट जब थ्रोट में पहुंच जाते हैं तो वहाँ भी इन्फेक्शन पैदा करते हैं और उनके इन्फेक्शन के द्वारा जब वहाँ पर घाव होती है, इंजरी होती है, तो वहाँ पर कुछ सिक्रीशन बनता है और वो व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट के माध्यम से जो कुछ बूंदें बाहर आती हैं वो एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं अपने इर्द गिर्द, और उस एरिया में जो व्यक्ति होता है जब वो इंस्पिरेशन करता है, सांस लेता है, तो फिर उसके माध्यम से वो उस हेल्दी व्यक्ति के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर दूसरा व्यक्ति भी इससे संक्रमित हो जाता है। लेकिन ये एडवांस स्टेज में ही होता है। लेकिन बेसिकली क्या है? वो व्यक्ति का स्टूल है, मल। तीसरा बताया गया स्पाइनल कार्ड के इंटीरियर हार्न या मोटर रूट ऑफ स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड में दो रूट होते हैं, एक नर्व के एंट्री करने का जिसको सेंसरी रूट या पोस्टीरियर रूट कहा जाता है, और दूसरा होता है इंटीरियर हार्न जिसको हम मोटर रूट के नाम से जानते हैं, जहां से नर्व स्पाइनल कार्ड को छोड़ करके बाहर निकलती हैं। तो वो भी इसका एक रूट हो सकता है, रास्ता हो सकता है। अगला पॉइंट क्या है? कपालिक तंत्रिकाओं के न्यूक्लियाई या सेंटर, ये जो क्रेनियल नर्व्स के सेंटर होते हैं जहां से निकलती हैं, वहां पर भी ये अगर पहुंच गए तो फिर ये उस व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन पैदा करने में सफल हो जाते हैं और उस व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देते हैं। वर्मिस या सेरिबेलम के एक भाग, ये वर्मिस क्या है? ये सेरिबेलम में एक पार्ट होता है, जब ये डैमेज होता है या इसके द्वारा इन्फेक्ट किया जाता है तो फिर वहां से पहुंच जाता है। अगला पॉइंट बताया गया सेरिबेलम की रूट से, जो सेरिबेलम की रूट है वहां भी इसके एंट्री करने के चांसेस होते हैं और वहां ये पहुंचता है और फिर उस व्यक्ति को ये इन्फेक्ट कर देता है। फिर है मेडुला ऑब्लंगाटा के वाइटल सेंटर। मेडुला ऑब्लंगाटा एक ऐसा ब्रेन का भाग है, पार्ट है, जिसमें बहुत सारे वाइटल सेंटर मतलब जीवन के लिए आवश्यक केंद्र पड़े होते हैं। जब ये वायरस वहां पहुंच जाता है, इसके काजेटिव एजेंट वहां पहुंच जाते हैं पोलियो के, तो फिर वो व्यक्ति इसके द्वारा भी इन्फेक्ट हो सकता है, संक्रमित हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया लगभग 7 से 14 दिन। व्यक्ति के किसी हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में ये काजेटिव एजेंट जिस दिन एंट्री कर जाते हैं उसके ठीक 7वां दिन या
अधिकतम 14 दिन के अंदर इसके इफेक्ट उसके बॉडी में दिखने लगते हैं। इसी को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अगला पॉइंट बताया गया क्लिनिकल फीचर, माने क्लिनिकली उस व्यक्ति के शरीर में क्या क्या लक्षण आपको दिखते हैं, इसी को कहते हैं क्लिनिकल फीचर। तो इसमें बताया गया लक्षण रहित, लक्षण सहित, नॉन पैरालाइटिक, पैरालाइटिक, ये 4 तरह के व्यक्ति होते हैं जिनमें तो कुछ में तो कोई लक्षण दिखता नहीं, कुछ में कुछ लक्षण दिखता है, और कुछ व्यक्तियों में पैरालाइसिस की भी कंडीशन बन जाती है, और कुछ में नॉन पैरालाइटिक, मतलब पोलियो से अफेक्ट तो होते जरूर हैं लेकिन उनमें पैरालाइसिस की कंडीशन नहीं बनती है, पैरालाइसिस नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं लक्षण रहित में। तो ये लगभग ऐसी केसेस होती हैं 95 से 96%, यानी 100 लोगों को अगर इसका इन्फेक्शन हुआ तो उसमें 95-96 व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं दिखता है। और दूसरा जो है लक्षण सहित, इनकी संख्या लगभग 4% बताई गई जिनमें ये लक्षण दिखते हैं, जैसे मॉडरेट फीवर, हल्का बुखार, सर दर्द, नासिया यानी मतली का आना, मिचली जिसको आप बोलते हैं, वोमिटिंग यानी बमन होना, गले में खराश हो जाना, और एनोरेक्सिया यानी भूख लगना बंद, भूख का अभाव हो जाता है, उस व्यक्ति को खाने की इच्छा नहीं रहती। अब नॉन पैरालाइटिक केसेस में क्या लक्षण आपको मिलेंगे, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे संक्रमित व्यक्तियों में लगभग 1% तो संख्या बनती है जिनमें नॉन पैरालाइटिक केसेस, मतलब ये संक्रमित तो होते हैं जरूर लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उनके अंदर पैरालाइसिस के लक्षण आ जाए, वो पैरालाइसिस का शिकार हो जाए। इसमें क्या लक्षण आपको मिलेंगे, जी मिचलाना यानी नासिया, वोमिटिंग, हेडेक गर्दन में एवं दर्द एवं जकड़न, पीठ में दर्द एवं जकड़न, पैरों में दर्द एवं अकड़न। फिर ये लक्षण मॉडरेट ही होते हैं, 2 से 10 दिन में लगभग ये स्वयं समाप्त भी हो जाते हैं, और इसमें पैरालाइसिस की कंडीशन नहीं बनती है। लेकिन जो चौथा ग्रुप बताया गया पेशेंट का, वो है पैरालाइटिक केसेस या लक्षण। इसमें लक्षण क्या मिलेंगे, लगभग 1% से कम व्यक्तियों में ये पैरालाइसिस की कंडीशन बनती है। खास तौर से ऐसे व्यक्ति जिनके ये न्यूरोलॉजी के टिश्यू ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, जैसा कि शुरू में आपको बताया गया था कि यदि स्लाइटली अफेक्ट हैं सेल्स तो उसकी रिकवरी की जा सकती है, यानी उस व्यक्ति को पैरालाइसिस होने से बचाया जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर की नर्व सेल्स काफी हद तक डैमेज हो गई हैं, डिस्ट्रक्ट हो गई हैं, फिर उनकी रिकवरी करना तो बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें पैरालाइसिस के लक्षण अवश्य हो जाएंगे। तो ये पैरालाइटिक केसेस में लगभग 1% से कम व्यक्तियों में इसकी स्थिति बनती है। लेकिन जो लक्षण दिखते हैं वो होते हैं फीवर, नासिया, वोमिटिंग, हेडेक, सोर थ्रोट, पेन इन एब्डामेन, एनोरेक्सिया, गर्दन एवं पीठ में दर्द एवं अकड़न। फिर अब अगले एपिसोड में बाकी के जो और से ऐसे संबंधित टॉपिक्स हैं वो आपको बताए जाएंगे।